शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम ज्योतिष शास्त्र को पढ़ रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने की श्रृंखला में हम नक्षत्रों और राशियों को पढ़ रहे हैं। नक्षत्रों और राशियों को पढ़ते पढ़ते हम लोग अभी तक पुनर्वसु नक्षत्र तक पढ़ चुके हैं और राशियों में हमने मेष, वृष और मिथुन राशि को पूर्णतः पढ़ लिया है। पिछले वीडियो में हमने पुष्य नक्षत्र को प्रारंभ किया था और पुष्य नक्षत्र के विश्लेषणों को देखा था, उसकी विशेषताओं को देखा था, उसके गुण तत्व प्रकृति को देखा था और नक्षत्र किस प्रकार का है, नक्षत्र की ऊर्जाएं क्या हैं, हमने वह सब पिछले वीडियो में देखा था। अभी तक हम 24 पाठ पढ़ चुके हैं। आज हमारी पाठ संख्या 25 है और पुष्य नक्षत्र को ही हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिषी हैं और गहराई से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो यकीन जानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहां मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ज्योतिष शास्त्र की गहराई को आपको बता सकूं और वो सूक्ष्म बिंदु जिन पर अक्सर ज्योतिषियों का ध्यान नहीं जाता है और फल कथन में गलती हो जाती है। तो पिछले सभी वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन में क्लिक करके सारे वीडियोस देख सकते हैं और मैं यह कहना चाहूँगा कि आप क्रमवार देखें ताकि क्रमवार देखने से आपको जानकारी क्रमवार ही प्राप्त हो। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। हम प्रारंभ कर रहे हैं पुष्य नक्षत्र भाग 2। यहां हम जातकों को विश्लेषित करेंगे। हमारी सारी चीजें, सारे तत्व वही रहेंगे जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे, यानी कि प्रतीक चिन्ह, गुण तत्व प्रकृति, वर्ण, लिंग, योनि, यह सभी पुष्य नक्षत्र के विश्लेषण में जो हमने पढ़े थे वही सब कुछ है। बस अंतर इतना है कि आज हम नक्षत्र को विश्लेषित नहीं कर रहे हैं बल्कि नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को विश्लेषित कर रहे हैं। तो हम जातकों को कैसे समझ सकते हैं? इन्हीं सब चीजों से, इन्हीं सब तत्वों से, इन्हीं सब ऊर्जाओं से। तो सबसे पहले हम समझते हैं नाम से। पुष्य नक्षत्र, तो पुष्य का मतलब होता है पोषण करना। इसके अतिरिक्त इसे तिष्य नाम से भी जाना जाता है और सिद्ध्या नाम से भी जाना जाता है। तो तिष्य का मतलब होता है कृपा, शुभ, शुभता और सिद्ध्या का मतलब होता है समृद्धि। तो आप पुष्य नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों में पोषण की प्रवृत्ति देख सकते हैं, कृपा की प्रवृत्ति देख सकते हैं, शुभता देख सकते हैं, समृद्धि देख सकते हैं। यह सब इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के जीवन में है। फिर हम बात करते हैं सिंबल की। सिंबल यानी कि प्रतीक चिन्ह। तो पहला प्रतीक चिन्ह है गाय का थन। जैसा कि हमने चर्चा की कि गौ माता से ममतत्व की बात हो सकती है, मातृत्व की बात हो सकती है, पोषण की बात हो सकती है, क्योंकि पूरे विश्व को पोषण करने का कार्य गौ माता करती है और गौ माता के अंदर सभी ईश्वरों का वास माना जाता है। तो यहां हम गौ माता से पोषण करने की, पालन करने की, मदद करने की प्रवृत्ति, सहानुभूति, ममतत्व और समृद्धि की प्राप्ति की बात कर सकते हैं, क्योंकि समृद्धि देने वाली मां गाय है। जब हम इसके दूसरे प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं जो कि पहिया है, तो पहिए से हमको निरंतरता की बात समझ में आती है कि इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातक लगातार किसी कार्य को अंत तक करने की प्रवृत्ति होती है और वह रुकते नहीं। यहां हम यात्रा की बात भी कर सकते हैं। यहां हम समझ सकते हैं कि जिन गतिविधियों में यात्रा होती है उन गतिविधियों में यह जातक अधिक मिल सकते हैं।
तीसरा प्रतीक चिन्ह एक गोलाकार आकृति, सर्कल। जब हम गोलाकार आकृति की बात करते हैं तो हम पूर्णता की बात करते हैं, क्योंकि जब हम गोलाकार आकृति बनाते हैं तो यहां घूमकर हम प्रथम बिंदु पर वापस आते हैं। तो यहां हम पूर्णता की बात करते हैं, जीवन की पूर्णता। तो जीवन की पूर्णता क्या है? जीवन की पूर्णता है मोक्ष, आध्यात्म। तो हम उस पूर्णता की यहां बात कर सकते हैं कि इन जातकों में इस प्रकार की प्रवृत्तियां आपको दिखाई दे सकती हैं। और अगर हम चतुर्थ सिंबल की बात करें, प्रतीक चिन्ह की बात करें, तो वह है एक खिलता हुआ पुष्प। तो यह जातक के जीवन में आप एक प्रफुल्लता देख सकते हैं, दूसरों को प्रफुल्ल करने की शक्ति देख सकते हैं इस जातक के जीवन में। तो यह तो हुई प्रतीक चिन्हों की बात। जब हम गुण तत्व और प्रकृति को समझेंगे कि जातक के क्या गुण तत्व और प्रकृति होंगे, वह भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले स्वामी की बात करते हैं। तो स्वामी है शनि। तो सबसे पहले शनि का प्रभाव देखते हैं। शनि का प्रभाव यानी इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातक उदार, कानूनों और रीति रिवाजों, समारोहों और कर्मकांडों का सम्मान करने वाले होते हैं। यहां कर्मकांड से संबंधित बात कर रहे हैं तो धार्मिकता की बात होगी, सामाजिकता की बात होगी, रीति रिवाजों की बात कर रहे हैं तो कहीं कहीं रूढ़िवादिता की बात होगी। अगर करियर की बात करें तो यह सफल होते हैं, लेकिन सफलता में थोड़ा सा मेहनत है, संघर्ष है। अगर इस नक्षत्र में जन्मे हुए पुरुषों की बात करें तो वह चरित्र में गंभीर होते हैं, विचारशील होते हैं, विशेषतः दूसरों के प्रति विचारशील होते हैं, अपने दृष्टिकोण में बुद्धिमान होते हैं। धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने वाले, धार्मिक संस्थानों के द्वारा प्रचारित कारणों और गतिविधियों में शामिल होने वाले, यह प्रकृति होती है इन जातकों की, क्योंकि शनि का प्रभाव है। यह जातक अपने करियर में शीर्ष कार्यकारी पदों पर कार्य करते हैं, वे पहुंचते हैं। यह जातक औरों की प्रशंसा करने वाले होते हैं, लेकिन यदि इन जातकों की आलोचना हो जाए तो यह अक्सर निराश हो जाते हैं। बाधाओं से कभी नहीं डरने वाले, क्योंकि बाधाएं इन्हें पराजित कर ही नहीं सकती। सफलता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि निरंतरता की बात होती है, पूर्णता की बात होती है, तो यहां सफलता की भी बात होगी। अगर इन जातकों को कोई कार्य गलत लगता है तो वह करने से ये साफ मना कर सकते हैं, कर ही देते हैं। हाँ, इन जातकों के बचपन में थोड़ी पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं, या यूं कह सकते हैं कि वो पारिवारिक समस्याएं आर्थिक भी हो सकती हैं, और यही समस्याएं इन्हें व्यस्त होने के बाद जीवन को जीने का एक आयाम देती हैं और जीवन को स्वतंत्र बनाने में योगदान देती हैं। इन जातकों के जीवन साथी अक्सर आत्मनिर्भर होते हैं, यानी कि कोई ना कोई कार्य करने वाले ही इनके जीवन साथी होते हैं। यह जातक प्रतिभाशील होते हैं, इनका शिष्टाचार सौम्य होता है। यह हम जनरल सी बातें कर रहे हैं, क्योंकि यहां सौम्य शिष्टाचार है, लेकिन रूढ़िवादिता की बात हो सकती है। अक्सर यह जातक माता पिता के करीब होते हैं। बचपन में इनका स्वास्थ्य खराब रह सकता है, और यदि हम बात करें तो 15 और 16 साल की उम्र जो होती है इन जातकों की, अक्सर इस उम्र के आसपास इन्हें गरीबी का अनुभव हो सकता है, यानी आर्थिक अभाव में जीने वाले जातक हो सकते हैं। 32 साल की उम्र के बाद इन जातकों में बहुत अधिक आप सफलताएं देख सकते हैं, चढ़ाव देख सकते हैं, उफान देख सकते हैं। अगर शिक्षा में यह जातक कमजोर भी रह जाएं या कम शिक्षित भी हों, तब भी यह बुद्धिमान बहुत अधिक होते हैं। अगर इस नक्षत्र में जन्मी हुई महिलाओं की बात करें तो महिलाएं अक्सर समूह में रहकर कार्य करना पसंद करती हैं, समूह बनाना पसंद करती हैं, संगठन बनाना पसंद करती हैं, और यह संगठन धार्मिक और सामाजिक दोनों प्रकार के कार्यों में वह अपना योगदान देने के लिए बनाती है। तो यहां आप एक चीज भरपूर मात्रा में समझ सकते हैं, मदद करने का भाव।
दूसरों के प्रति सहानुभूति का भाव, यह आप इस नक्षत्र में भरपूर ऊर्जा इस चीज की देख सकते हैं। अगर हम इस नक्षत्र की शक्ति की बात करें तो ब्रह्म वर्चस्व शक्ति, जो कि जातक को आध्यात्मिकता, ज्ञान, धर्म, अनुष्ठानों और नैतिकता की प्रणाली में अनुवादित आध्यात्मिक ऊर्जा बनाने की शक्ति देती है, जो अच्छे और बुरे के बीच का अंतर करने की भी शक्ति होती है। साथ ही साथ अपने गुरु, अपने ब्रह्म से जुड़कर यह जातक आध्यात्मिकता के चरम पर पहुंचने की कोशिश करते हैं और अक्सर पहुंचते भी हैं। आध्यात्मिकता का चरम यानी कि मोक्ष तक पहुंचने की क्षमता इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों में होती है। अगर हम इस नक्षत्र के गुण तत्व प्रकृति से जातक को समझने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार से भी इसको समझा जा सकता है। वर्ण क्षत्रिय, यानी कि इनके अंदर रक्षा करने का भाव आपको अक्सर दिखाई दे। तत्व जल, यानी तरलता, सरलता, पोषण जल तत्व का कार्य है। तो यहां हम जल तत्व से पोषण को समझ सकते हैं, जल तत्व से सहानुभूति को समझ सकते हैं, जल तत्व से ही हम जातक के मन की स्थिति को समझ सकते हैं कि बहुत ही मातृत्व से भरा हुआ और लोगों के प्रति जो उसके मदद करने का भाव होता है उससे भरा हुआ। क्योंकि यहां हम कर्क के चंद्र की ऊर्जा भी देखेंगे। तो चंद्र भावुक होता है, नाजुक होता है, साथ ही साथ पोषण देता है, सेवा करने की बात कर सकते हैं। अगर हम इसके देवता की बात करें, देवगुरु बृहस्पति जो कि ताप देते हैं, तो इस जातक के अंदर ताप दिखाई देगा। गुण देते हैं, ज्ञान देते हैं, आध्यात्म देते हैं, तो वह भी इस जातक के अंदर दिखाई देंगे। यहां शनि स्वामी हैं, देवता बृहस्पति हैं, तो उन दोनों का योग भी यहां दिखाई देगा। ज्ञान की चरम सीमा, यहां हम शिक्षा की अकेले की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम उस आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहे हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान व्यक्ति को अपने गुरु से, अपने धर्म से और ब्रह्म से प्राप्त होता है। तो उस ज्ञान में पुष्य नक्षत्र में जन्मे हुए जातक सर्वोपरि हो जाते हैं। शुभता की बात तो हम पुष्य नक्षत्र की हमेशा करते ही हैं। अगर शारीरिक अवयवों की बात करें तो यहां यह देखना होगा कि जब यह नक्षत्र पीड़ित होगा तो अक्सर इन जातकों को चेहरा, मुंह, पेट, पसलियां और फेफड़ों से संबंधित रोग देखे जा सकते हैं। तो यहां थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। फिर हम बात करेंगे इनके कार्य व्यवसायों की, यानी आजीविका की। तो आजीविका इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों की आजीविका किस प्रकार की हो सकती है वह आप समझें। हमने सेवा की बात की, तो सेवा करने वाले यानी हॉस्पिटैलिटी की बात कर सकते हैं। जो पोषण देने वाले तो नर्सेस, सेवा करने वाले, ये लोग इस प्रोफेशन में देखे जा सकते हैं। नेतृत्व के गुण होते हैं इस जातक में, तो यह नेतृत्व वाले कार्य राजनीतिक प्रमुख हो सकते हैं, सेना में हो सकते हैं, कवि, संगीतकार, कलाकार, जीव विज्ञानी, भूविज्ञानी यानी भूवैज्ञानिकता इनके अंदर देखी जाती है। धार्मिक गुरु हो सकते हैं, आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं। अगर गाय के थन से इनको जोड़ के देखें तो इनका डेयरी का बिजनेस हो सकता है, यानी कि डेयरी के बिजनेस के साथ साथ हम यह कह सकते हैं जो कमोडिटीज होती हैं, जो जीवन में आवश्यक वस्तुएं होती हैं, जीवन को जीने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं के व्यापार से भी यह जातक संबंधित हो सकते हैं। यह जातक सलाहकार हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि यह एनजीओ जो होते हैं, एनजीओ में कार्य करने वाले हो सकते हैं या स्वयं एनजीओ बनाकर कार्य करने वाले हो सकते हैं। ट्यूशन देने वाले शिक्षक जो होते हैं, बड़े बड़े ट्यूशन सेंटर चलाने वाले जो होते हैं, अक्सर पुष्य नक्षत्र
में जन्मे हुए जातकों को ही यह सौभाग्य ज्यादा प्राप्त होता है। यहां जातक के गुण, तत्व और प्रकृति को हमने विस्तार से समझ लिया। अगर इसके बावजूद आप किसी प्रकार से यह समझते हैं कि कोई ऐसी बात है जो छूट गई है या मैं आपको समझा पाने में असमर्थ रहा हूं, तो आप निसंकोच संपर्क स्थापित कर सकते हैं और अपना प्रश्न हमारे समक्ष रख सकते हैं और आपके प्रश्न का उत्तर निःशुल्क रहेगा। यदि आप कुंडली विश्लेषित करवाना चाहते हैं तभी आपको शुल्क देना होगा, वह भी निर्धारित है। और प्रश्न का उत्तर देने के लिए, विशेषकर विषय से संबंधित प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम किसी प्रकार के शुल्क की आपसे बात नहीं करते हैं। तो यह है पुष्य नक्षत्र का द्वितीय भाग। तृतीय भाग में हम इस नक्षत्र के विभिन्न चरणों को विस्तार से जानेंगे और यहां जो कुछ भी हमने पढ़ा है वह किस प्रकार से डिफरेंशिएट होता है, किस प्रकार से अलग अलग देखा जाता है, क्योंकि कई ऐसी बातें होती हैं जो विरोधाभासी दिखाई देती हैं। विरोधाभासी मतलब कि हम एक तरफ से कह रहे हैं कि रूढ़िवादी होंगे, दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि उदार विचारों के होंगे, तो यह दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? तो जब हम नक्षत्र चरणों में जाकर बात करेंगे तो नक्षत्र चरणों में यह दोनों पक्ष अलग अलग हो जाती है। अंत में पुनः एक बार मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। और पुष्य नक्षत्र के चरणों को लेकर हम आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरुत्वं कल्याणम्